कोरोना आया था तब से समझने लगे हैं गांव की अहमियत को, कि गांव में हमें क्या मिलता है हमें। उत्तराखंड में आज तक की सबसे बड़ी चुनौती रहा है पलायन, और पलायन के बहुत सारे कारण रहे हैं। पलायन के कारणों में सबसे पहला जो कारण उत्तराखंड में रहा है वो रहा है बेरोजगारी। उत्तराखंड के गांव खाली हो गए, और इस पर बहुत सारे दावे सरकार के द्वारा भी किए गए। बहुत सारी मीटिंगें जब होती हैं तो देहरादून में ही होती हैं, एसी कक्षों में मीटिंगें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन धरातल पे इसका जो असर रहता है वो बिल्कुल शून्य रहता है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। आज हम लोग एक ऐसे युवा की कहानी जो सबके लिए प्रेरणादायक हो सकती है दिखाएंगे अपने इस वीडियो में, तो आप भी बने रहिए हिमालय प्रेमी के साथ। रिवर्स माइग्रेशन पे एक युवा ने एक कोशिश की है, और उनकी जो कोशिश है वो धीरे धीरे रंग ला रही है। जो गांव घोस्ट विलेज घोषित हो गया था, आज वो गांव होस्ट विलेज की ओर अग्रसर है। वहाँ पे होम स्टे बन चुके हैं, वहाँ पे अच्छी उन्नत किस्म की खेती की जा रही है। तो कहाँ है वो गांव और क्या क्या चीज़ें उस गांव में बदलाव हुई हैं, चलिए चलते हैं उत्तराखंड के इस छोटे से गांव जनपद टिहरी में उत्खंडा की ओर। उत्तराखंड के जनपद टिहरी में उत्खंडा जो गांव है, लगभग ये घोस्ट विलेज घोषित हो चुका था, और काफ़ी घनी आबादी इस गांव में पहले रहा करती थी। लेकिन उस समय जो चैलेंज आए, उत्तराखंड के हर गांवों की तरह इस गांव में भी चैलेंज थे, और सबसे बड़ा चैलेंज था सड़क परिवहन का, क्योंकि यहाँ से 9 या 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रोड हुआ करती थी, और यहाँ तक गाँव तक आने के लिए एकदम खड़ी चढ़ाई थी। उत्तराखंड के बाकी गांवों की तरह यहाँ भी रोजगार, स्वास्थ्य और एजुकेशन के लिए लोग धीरे धीरे पलायन करते गए, और गांव खाली हो गया। उसके बाद गांव बिल्कुल खेती बाड़ी बंजर हो गई, और गांव में मात्र 5 से 6 लोग बच गए। हमारे प्रधान जी ने काफ़ी योजनाएं, जो कोई सरकारी योजनाएं, कुछ व्यक्तिगत, जैसे हमने कुछ पैसे अपने व्यक्तिगत इकट्ठे करे, मैंने करे, 2-3 लोग और जो रिटायर हुए उनसे लिए, प्रधान जी से इकट्ठे करके हमने गांव में एक समिति बनाई। समिति के माध्यम से हमने अदरक का कार्य सबसे पहले शुरू किया। तो वो हमने ये था कि गांव में रोजगार देना, हमने सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था कर, जो लोग गांव में रहते थे उनको रोजगार दिया। मतलब ये आप कन्फर्म कर सकते हैं, जितने लोग गांव में रहते हैं उनको प्रत्येक दिन का रोजगार हमने प्रारंभ, महीने में वो 30 दिन होते हैं, 30 दिन का रोजगार दिया उन्हें। तो हमने इस तरह की सब्जियां उगाना, अदरक लगाना, हल्दी पे काम किया, ये शुरू करवाए। आज इतनी स्थिति होगी, काफ़ी लोगों ने अपने पुराने मकान उनकी मरम्मत कर दी। खेती करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, खेती करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे इन्होंने ये संसाधन जुटाए कि जो गांव है, ये अदरक हो गया, हल्दी हो गया, मटर हो गया, बीन्स हो गया, और यहाँ से मार्केट भेजने लग गया। ये बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ? ये हुआ एक युवा की सोच से। मिलवाते हैं उन्हीं युवा से और जानते हैं कि कैसे क्या चैलेंज उनके आगे आए इस गाँव को घोस्ट विलेज से होस्ट विलेज बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद कोठियाल है। मैं ग्राम सभा उत्खंडा से हूँ। ये गांव जनपद टिहरी के एक दूरस्थ गांव में से एक है, सबसे इंटीरियर गांव है। हम नरेंद्र नगर विकास खंड के अंतर्गत आता है ये गांव, और नरेंद्र नगर विकास खंड का सबसे दूरस्थ गांव है। मैं थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि में चलूँगा कि यहाँ पे क्या था। सन 2019 में मेरे को यहाँ पे प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और गाँव वालों ने मेरे पे एक विश्वास जताया। लेकिन ये हुआ कैसे, इस गाँव में हमारा एक बड़ा गाँव था और शिक्षित गाँव था। इस गांव की ऐसा था, 70-80 परिवार गांव में रहते थे, और सभी लोग जब यहाँ पे रहते थे सब ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण बाहर जाके की, क्योंकि गांव में स्कूल नहीं है। और हमारा गांव रोड हेड से 14 किलोमीटर दूर आज भी है और तब भी था।
स्कूल न होने के कारण, मेडिकल फैसिलिटी न होने के कारण लोग यहाँ से गए और रोज़गार की तलाश में बाहर गए, लोगों की नौकरियाँ लगती चली गई और कालांतर में धीरे धीरे लोग बाहर शिफ्ट होते चले गए। सुविधाओं के अभाव में धीरे धीरे ऐसा हुआ कि गांव में धीरे एक परिवार गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया और देखते देखते हमारे गांव में देखते देखते सन 2019 तक 2 या 3 परिवार गांव में रह गए और बाकी पूरा गांव खाली हो गया था। उन 2-3 जो परिवार थे उनकी भी यहाँ से जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे स्कूल तो है नहीं। उन्होंने अपने लिए कमरे तलाश लिए थे, कमरा किराए पे लेके अपने बच्चों के लिए वो वहाँ पे ढूंढ रहे थे, अपने लिए रोज़गार ढूंढ रहे थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए वो बाहर जा रहे थे। अब जब गांव के लोगों ने एक तय करा कि मेरे को यहाँ पे जनप्रतिनिधि के रूप में है, तो बड़ा चैलेंज ये था कि इन लोगों को, सबसे पहला चैलेंज था कि इन लोगों को जो चले गए वो तो चले गए, लेकिन जो हैं यहाँ पे उनको कैसे रोका जाए। इसके लिए 2-3 चैलेंज ये थे। सबसे बेहतर महत्वपूर्ण चीज़ था कि रोज़गार के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो प्रयास करे उसके लिए हमें बहुत चैलेंज फेस करने पड़े, क्योंकि मैन पावर, सड़क से 14 किलोमीटर दूर होना, कि किसी भी योजना के लिए आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। जब कोई योजना आती है तो उसमें एक आदमी का काम नहीं, 2 का नहीं, 10-20 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आदमी 10-20 गांव में थे नहीं, तो हमने उस चैलेंज को स्वीकार करा और धीरे धीरे उसका करा। अभी आप हमारे यहाँ खेत देख रहे हैं जो सामने, ये खेत हमने 35 साल 40 साल पहले लोग इनको बंजर छोड़ के जा चुके थे। अब इनको आबाद करने के लिए हमने गाँव में सबसे पहले काम मैंने कोऑपरेटिव गठित करी। जितने लोग गांव के हैं बाय डिफ़ॉल्ट उस कोऑपरेटिव के मेंबर हैं, हमने कोऑपरेटिव गठित करी। उस कोऑपरेटिव में चंदा इकट्ठा करा, स्वैच्छिक रूप से लोगों ने चंदा दिया और मैंने ये लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं चंदा आप दे तो रहे हो, लेकिन मैं ये पैसे आपको वापस करवाऊंगा किसी भी तरीके से। लोगों ने पैसे इकट्ठे करे। हम इसमें 5 लाख रुपए तक इकट्ठा करने में सक्षम हुए। 5 लाख रुपए जब हमारे पास एक रिवॉल्विंग फंड हुआ, हमने ये खेत साफ़ करे, इन खेतों में सफाई करी, इनकी जड़ें उखाड़ी। इनमें लाल टेना, हिंसरा और किनगोड़े, बड़ी बड़ी जड़ें, बड़े बड़े पेड़ आ गए थे। इनको उखाड़ने में और इनको सफाई करने में हमें बड़ा समय लगा। बाहर की लेबर बुलाई, बाहर की लेडीज़ें बुलाई, गोरखों लोगों से काम करा, नेपाल के लोगों को यहाँ इन्वॉल्व करा, खेतों को साफ करा। आज हमारे इन खेतों में पिछले 3 साल से मटर और बीन का ह्यूज मात्रा में उत्पादन हो रहा है। पूरे इलाके में सब्जी के हब के रूप में हमारा गाँव एक उभर के आगे आया है। ये हमने करा। ये फसल 3 महीने की है, 3 महीने में इसमें अच्छा उत्पादन हो जाता है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 3 महीने में हमने इन खेतों में ही 22 कुंटल तो मटर बेचा, 18 कुंटल हमारी बीन बिकी। ये तो हुआ एक। फिर हमने इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए और एक सस्टेनेबल मोड में इसको लाने के लिए एक काम करा। हमने ब्लैक हल्दी पे एक कंसेप्ट आया, मैंने उसको गया, मैं कई सेमिनारों में जाता हूँ इधर उधर, मैंने वहाँ समझा और कम वॉल्यूम में ज़्यादा पैसे कैसे लिए जा सकते हैं, इस पर हमने काम करना शुरू करा। आज अभी आप जो खेत देख रहे हैं, इस खेत में काली हल्दी हमने बो रखी है और इसमें हमने प्रयोग के तौर पे 1 कुंटल हल्दी लगाई है। तो 1 कुंटल काली हल्दी जब हम लाए, ये 500 रुपये किलो के रेट से हमें वहाँ पड़ी और ट्रांसपोर्ट समेत ये 550-600 रुपये किलो के गाँव में पड़ गई। अब हमने ये लगा रखा। अब हम इसको आगे विस्तार देंगे। जो हमारा बीज होगा, कुछ बीज हम बाहर से खरीद रहे हैं इस बार हमारा ये टारगेट है कि हम 5 से 10 कुंटल गाँव में काली हल्दी पे काम करेंगे। इसका मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमने लगाया, लोगों में इधर उधर के गाँव में पब्लिक में एक मैसेज गया कि काली हल्दी में ज़्यादा मार्जिन है और वहाँ हो रही है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब काली हल्दी में 15 से 20% करक्यूमिन होता है, जो कि जनरल हल्दी में वो जो है 5% तक ही पाया जाता है। इसलिए इसके रेट बहुत ज़्यादा हैं। 600 और 700 रुपये किलो की बुकिंग के हिसाब से मुझे तमाम फ़ोन रोज़ आ रहे हैं कि आप 5 किलो देंगे, 10 किलो देंगे, 20 किलो देंगे। हम सभी को मना कर रहे हैं कि हम किसी को बीज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम इसको एक ब्लैक हल्दी के हब के रूप में उभार रहे हैं। इससे क्या है, लोगों को बड़ा रोज़गार मिला और जब लोगों के पास फ़ोन आ रहे हैं कि इतने रुपये किलो हमें दे दो, तो लोगों में एक उत्साह बन रहा है कि नहीं, इसमें आगे काम करना है। तो रोज़गार के लिए सर हमने एक कृषि को जोड़ के एक स्टेप उठाया और उसमें हम लगभग सफल हुए हैं। इसी काम में दूसरा काम हमने करा कि हमारा गांव सड़क से दूर है, शांत है, प्रकृति के बिल्कुल बीच में, चारों तरफ जंगल है। इसका फ़ायदा उठाने के लिए आज के दिल्ली बम्बई के जो लोग हैं वो यातायात से बहुत परेशान हैं, शोरगुल से बड़े परेशान हैं, प्रदूषण से बहुत परेशान हैं। हमने यहाँ होम स्टे पे काम करा, होम स्टे बनाए और लोगों को ठहरने की एक साफ़ सुथरे बेड बिस्तर और साफ़ सुथरे बाथरूम की व्यवस्था करी और उसका परिणाम ये हुआ 2 साल पहले ये बने और यहाँ अच्छे खासे लोग आज भी आ रहे हैं। हर महीने 2-3 बड़े ग्रुप आते हैं, यहाँ रुकते हैं, 1 दिन 2 दिन धूप का आनंद लेते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं, जंगलों में विचरण करते हैं, पक्षियों की आवाज़ सुनते हैं और चले जाते हैं, बड़े खुश होकर जाते हैं। इससे क्या होता है कि जब लोग 2-3 दिन गाँव में रुकते हैं तो जो कुछ लोग जो बसे हुए हैं उनको इससे डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है। किसी की दाल बिकती है, किसी का हल्दी बिकती है, किसी का दूध बिकता है, किसी की सब्जी बिकती है। इस तरीके से रोज़गार के साधन को हम आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ हमने एक बकरवाड़ा पे काम करा। कोऑपरेटिव मोड में हमने एक बड़ा
गॉड फार्मिंग पे काम करा। उसमें हम 200-250 बकरियां इकट्ठी करी और सभी का था उसमें शेयर। उसमें एक मॉडल के रूप में हमने करा कि करेंगे इसे एक कोऑपरेटिव में, एक छत के नीचे करेंगे और इसमें सबका हो रहेगा। अच्छा मॉडल था, सक्सेस मॉडल था, हमें उसमें कुछ सीमा तक सफलता मिली। लेकिन बाग एक ऐसी चीज़ है जो बकरियों पे बड़ी जीत हासिल करता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा हम विचलित हो गए और अभी हमने फ़िलहाल के लिए रोक लगा रखी है उस पर। तो खेती बाड़ी हुई, होम स्टे का कारोबार हुआ, पशुपालन में हमने बकरवाड़े पे काम करे, बकरियों पे काम करे, इस तरीके की चीज़ों पे हमने यहाँ पे काम करे और रोज़गार जनरेट हुए। जब लोगों की आवाज़ जावत बढ़ी, उससे एक बड़ा काम ये हुआ कि आज आप इस गांव में, अभी इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होंगे, 7-8 नए घर पिछले 2 साल में नए बने। यहाँ पे नए घर बने। अभी आपको ये घर जहाँ हम बैठे यहाँ पे भी घर है, ये रिनोवेट हुआ है और 7-8 नए बने। तो लोगों का क्या है, जो लोग जा चुके हैं नीचे से ऊपर आने में बड़ी दिक्कत है। मैं समझ सकता हूँ कि अपना ताम तमेला समेट के नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम इतनी उत्साह तो उनके अंदर है कि वीकेंड पे वो एक बार के लिए यहाँ आ जाते हैं परिवार के साथ। शनिवार को आते हैं, संडे यहाँ बिताते हैं, मंडे को अपने काम पे चले जाते हैं। तो ये है, तो मुझे ये पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर इस तरीके से होता रहा तो हमारा गाँव रिवर्स माइग्रेशन में एक नंबर 1 पे आएगा प्रदेश में। और मैं प्रदेश सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरीके की मुहिम को थोड़ा अगर प्रोत्साहन मिले और सहयोग मिले तो ये बहुत अच्छी चल सकती है अन्य गाँव में भी। कोरोना आया था तब से समझने लगे हैं गांव की अहमियत को, कि गांव में हमें क्या मिलता है। हमें सबसे पहले तो ये हमें जो ऑक्सीजन मिलती है पेड़ पौधे से, चीड़ के पौधों से, हमें बहुत ऑक्सीजन अच्छी मिलती है। हमारे जो भी हार्ट के मरीज होते हैं, हमें हार्ट के मरीजों को ये ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लोग दवाइयाँ भले ही खा लेते हैं पर ठीक नहीं हो पाते हैं, वो बस ये है कि टेम्परेरी काम चल जाता है उनका। पर जब हम जो भी यहाँ आते हैं तो वो मतलब सोचते हैं कि ये स्वस्थ जीवन यहीं पर है। जो गांव के आवा हवा है, खान पान है, हमारी साग सब्जियां, फल फूल जो भी होता है गांव में, वो बहुत संजीवनी का काम करता है हमारे लिए। लोग धीरे धीरे जैसे आते तो है, अपने अपने मकान लगे हैं ठीक करने गांव में। जैसे जैसे लोगों को पता लगा कि भाई हाँ हमें अपना गांव का रख रखाव अच्छा करना चाहिए, तो लोग आते हैं तो धीरे धीरे रौनक बढ़ने लगी। खासकर कोरोना के बाद से जो लोग शहरों में सोचते हैं, हम गाँव में सोचते हैं कि वो सुविधा हम अपने बुजुर्गों को गाँव में दे दें और वो अब स्वस्थ रहते हैं। अब मेरे ससुर जी 85 साल के हो गए, 85 या 86 के होंगे, तो वो बिल्कुल अभी स्वस्थ हैं। और हम शहरों में हैं और हमें अभी 30-35 के बाद ही 100 बीमारियां लग गई हैं। किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल और बीपी तो आम हो गया है, जैसे खांसी जुकाम हो गया है। जब हम देखते यहाँ रहते हैं, भले ही हम काम नहीं करते ज़्यादा खेतों का, पर हम स्वस्थ रहते हैं। उत्तराखंड में जितनी भी खेती होती है वो ज़्यादातर खेती जैविक होती है, लेकिन उत्तराखंड में एक कमी खेती की ये रही है कि यहाँ पे पारंपरिक तरीके से ही लोगों ने खेती की है। खेती के जो नए इनोवेटिव प्रयोग हैं या नए तरीके हैं वो कभी लोगों ने आजमाए नहीं है। इसीलिए यहाँ की जो खेती है वो बहुत रिच कभी हुई नहीं है। बहुत ज़्यादा जो उत्पादन होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत होती है। और जो पारंपरिक तरीका था हल बैलों से लेकर के, और वो पारंपरिक जो तरीका था खेती का, वो कभी चेंज नहीं किया है। एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है पहाड़ी खेती को पिछड़ने का। अगर आप हिमाचल देखें, अगर आप पंजाब देखें तो वहाँ की खेती बहुत रिच है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में जो खेती का तरीका है अगर वो बदला जाए तो यहाँ की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। उत्खंडा ग्राम में जो कोठियाल जी हैं उन्होंने यहाँ पे नए नए प्रयोग किए हैं, कुछ इनोवेटिव प्रयोग किए हैं, वो दिखाते हैं आपको कि वो प्रयोग क्या है। यहाँ पे जो पहाड़ी माल्टा होता है वो सबसे रिच सोर्स माना जाता है विटामिन सी का, और एंटी एजिंग भी इसको माना जाता है। बहुत सारे गुण हैं। पहाड़ में इस समय माल्टे का सीज़न है और माल्टे से जूस निकाला जाता है। नमस्कार, मैं गुड्डी नेगी पिपलेस से यहाँ पर आई हूँ ग्राम सभा उत्खंडा में। यहाँ पर प्रधान जी विनोद भाई, इन्होंने हमें रोज़गार से जोड़ा है। यहाँ पर माल्टा का काम करते हैं, इसका हम जूस बनाएंगे। यहाँ पे माल्टे कहाँ से लेके आए आप? ये माल्टे हमने लोकल से लिए, यहाँ पे लेडीज़ों ने उगाए। हाँ, खरीदे स्थानीय लोगों से। इस पे हम काम कर रहे हैं। आगे अगर ये काफ़ी आगे चलेगा तो हम इसे काफ़ी बढ़ावा देंगे, जूस बनाएंगे इसका। इसको आपने यहाँ पे इस माल्टे के अलावा और भी मैंने खेती में काम करते हुए देखा था, और क्या क्या काम? हाँ जी, हमने यहाँ पर मटर उगाई, बीन उगाए, सब्जी के काम में उनको बाज़ार भेजा। अदरक में भी काम कर रहे हैं। कितने लेडीज़ें हैं जो इस गांव में काम करती हैं? 15-16 तक हो गए। यानी कि 15-16 लोगों को रोज़गार मिल रहा है। कितना बहुत अच्छा लगता है जब गांव में रोज़गार मिलता है, और हम चाहते हैं हमें रोज़गार मिलता रहे।
घर में कोई दिक्कत तो नहीं होती? घर वाले मना तो नहीं करते हैं आपको? नहीं, घर का काम भी करते हैं। हाँ जी, और घर का काम भी करते हैं, रोजगार भी करते हैं, आ जाते हैं। अच्छा लगता है आपको? हाँ जी। खंडा गांव है, इसके नीचे जो पिपलेत है, चौपा, कुमाली, इस एरिया में हमने जो काम शुरू किया था स्किल डेवलपमेंट पर, और मेन जो उद्देश्य था संस्था का यहाँ काम करने का वो ये था कि किसानों के बीच वो जो पारंपरिक खेती जो कर रहे हैं उसको किस प्रकार से जो उनकी इकोनॉमी उसी से और इन्हेंस हो सके, उनकी आजीविका उससे बढ़े, उस पर हमने काम करना शुरू किया था। और आज के टाइम पर उस काम को हमने अदरक से हमने शुरू किया था कि अदरक की जो पैदावार है उसको मार्केट में ले जाकर और उससे जो है इनकम किसान की बढ़े। वहाँ से हमने जो काम शुरू किया था उससे आज ये है कि आज उत्खंडा गांव में जो हमने यूनिट इस्टेब्लिश की है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो हमने इस्टेब्लिश की है, उसमें यहाँ के सैकड़ों किसानों को आज फ़ायदा हो रहा है। वो लोग अपना जो भी लोकल उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको वैल्यू एडिशन करके उसको मार्केटिंग करके, और जो हमने एक कोऑपरेटिव बनाई है यहाँ पर, स्वायत्त सहकारिता जो हमने संस्था यहाँ पर डेवलप की है, उससे वो सारे किसान जुड़े हुए हैं, उनके क्लस्टर बने हुए हैं, अलग अलग गांव के अलग अलग क्लस्टर बने हुए हैं, उत्खंडा का, पिपलेत का, चौपा, कुमाली, ये सब गांव का जो बना हुआ है। और वो उसमें जो महिलाएं खासकर जो जुड़ी हुई हैं वो इतनी सक्रिय हैं, वो सब मिल के जो काम कर रहे हैं उसके माध्यम से उनकी इनकम काफ़ी इन्हेंस हो रही है। और ये जो प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है, ये इस गांव के लिए एक वरदान साबित हो रही है। यहाँ की महिलाएं यहाँ पर जितने भी अपने लोकल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो अदरक है, हल्दी है या नींबू है, माल्टा है, जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी जो वैल्यू एडिशन यहाँ पर किया जा रहा है, ये जो यूकॉस्ट है, उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है, उनका बड़ा सहयोग है। हेवल घाटी को अदरक के एक बहुत बड़े हब के रूप में जाना जाता है, तो उत्खंडा में भी अदरक का काफ़ी बड़े स्तर पे उत्पादन हो रहा है। तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि अदरक का अचार कैसे बनाते हैं आप? सर, पहले हम इसे खेतों से निकाल कर लाए, फिर हमने इसको धोया, ऐसे छिलकर बारीक काट के, फिर इसका उबालेंगे इसको हल्का सा, फिर इसमें वो मसाला डाल के फिर इसका अचार डालेंगे, फिर पैक कर देंगे। हाँ जी, अचार, इसका अचार तैयार हो गया फिर हाँ जी। अदरक का। दोस्तों, उत्तराखंड के इस खूबसूरत गांव उत्खंडा को देख के मुझे ये महसूस हुआ कि उत्तराखंड के पानी और जवानी को बाहर जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर इस गांव में काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं। ये पूरे गांव की वीडियो आपने देखी, कैसा लगा? यदि आपको कहानी अच्छी लगे इस गांव की तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उत्तराखंड के हर युवाओं के लिए ये कहानी प्रेरणा स्रोत बन सके। हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।